स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका क्लासेज में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले की वीडियो जो थी मैंने आपकी छंद की दी थी कि छंद जो है किसे कहते हैं, छंद से क्या तात्पर्य है, छंद से आप क्या समझते हैं, किसी भी प्रकार का जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो जब पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारा शीर्षक या पाठ का नाम होता है तो उसके बारे में जानकारी होना सबसे पहले है कि ये छंद क्या है। तो सबसे पहले जो है हम छंद के बारे में एक बार मैं शुरू से फिर दोहराई करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि छंद जो है छिदी धातु से बना है और छिदी धातु से बनने के बावजूद इसका अर्थ होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है इसका ढकना। जैसे किसी भी चीज़ को हम ढकते हैं, ठीक है, या अपने शरीर को जो है हम किससे ढकते हैं, वस्त्रों से ढकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढकना। तो छंद का अगर आप स्ट्रिक्टली डेफिनेशन लोगे कि जिस प्रकार देवताओं ने अपमृत्यु से बचने के लिए जो है अपने आप को ढांप लिया था, ढांप लिए यानी कि ढक लिया था, ठीक उसी प्रकार जो है एक कलाकार या कलाकृति अपनी कलाकृति को जो है अपमृत्यु से बचाने के लिए छंदों से ढांप लेता है, यानी कि छंदों से ढक लेता है। तो ये है हमारी छंद किसे कहते हैं, छंद से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा ये सभी को समझ आ गई होगी। तो ये सबसे इजी है। तो उसके बाद जो आते हैं मैंने करवा दिए थे कि छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद और नंबर 2 जो है वर्णिक छंद। इनके भेद भी होते हैं। तो मात्रिक छंद जो है जिसमें किसे कहते हैं, हमारे सामने जो है ये क्वेश्चन आएगा कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसमें जो है बेटा मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। किसे कहते हैं, मात्रिक छंद उन छंदों को कहा जाता है जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। और फिर आता है आपका वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों की गणना, वर्ण समझते हो ना, क ख ग, तो जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे जो है हम क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं, जिसमें वर्णों की गणना, गणना मतलब गिनना, संख्या को गिनना, तो उसे जो है हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो फिर मैंने बताया था कि मात्रिक छंद के जो है दो भेद हैं, दो बताए थे ना। तो मात्रिक छंद के दो भेद थे, दोहा और चौपाई। तो दोहा मैंने आपको बता दिया था, दोहे की डेफिनेशन किस प्रकार। तो कबीर और रहीम जी द्वारा जो दोहे लिखे जाते हैं उन पर जो है हम मात्राओं की जब गणना करते हैं तो उस मात्राओं की गणना करने के बावजूद जो है हम उनको पहचान सकते हैं कि ये दोहा है कि चौपाई की पंक्ति है। कई बार क्या होता है, चौपाई की 2 पंक्ति दे दी जाती है पहचानने के लिए बच्चों को कि जो है गणना करके, मात्राओं की गणना करके ये बताइए कि ये कौन सा छंद है, समझ रहे। तो यानी कि जब हम मात्राओं की गणना, मैंने तुम्हें इससे पहले की वीडियो में दी थी, जो बच्चे आए थे उनको पता होगा कि मात्राओं की गणना यानी कि मात्राओं को गिनना किस तरीके से गिना जाता है। तो वो भी क्लियर आपको दे दिया था मैंने कि मात्राओं को गिनना यानी कि जो ये पूर्ण विराम का एक चिन्ह होता है, ये वाला, इसको हम लघु कहते हैं, लघु। तो इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या इसकी 1 होती है, एक संख्या, हमेशा ये याद रखना। और ये S जो हम एक चिन्ह बनाते हैं इसको हम कहते हैं गुरु। गुरु सभी को याद रहेगा, लघु यानी कि छोटा और गुरु यानी कि बड़ा। तो गुरु की संख्या जो है हम कितनी काउंट करते हैं, यानी कि 2 संख्या में जो है इसको हम काउंट करते हैं। जो नए बच्चे उनको नहीं समझ आएगा अभी ये चीज़, ठीक है। तो ये है संख्या इसकी, लघु की 1 हो गई और गुरु की जो है 2 हो गई। जब हम कोई भी दोहा लिखते हैं तो लघु और गुरु अगर हम अपने तरीके से मात्रा जो है ठीक नहीं लगाएंगे तो उसमें मात्रा गणना करते समय जो है हमारी गलत हो सकती है। तो हमेशा जो है
ये चेक करके जब आप अध्ययन करेंगे किसी भी दोहे का या चौपाई का, तो मात्राओं का ध्यान रखते हुए उसको अध्ययन करेंगे। एक भी मात्रा इधर उधर हुई और आपकी जो है गणना गलत हो जाएगी। तो मैंने आपको दोहे की पंक्ति दी थी, तो सभी बच्चों ने उसमें गणना की थी, यानी कि मात्राओं की गणना की थी। और अन्य मैंने आपको 2 उदाहरण और भी कहा था कि दोहे के 2 उदाहरण लिख के उस पर गणना करके मेरे को बताएंगे। तो सभी ने किया या नहीं? नहीं किया। हम करना ही नहीं चाहते, तो ऐसा ना करें। इसका अध्ययन आप तभी कर सकते हो जब जो है मात्राओं की गणना करोगे। अगर मात्राओं की गणना नहीं करोगे तो इसका अध्ययन आप नहीं कर सकते। तो अब जो है आप लघु और गुरु संबंधी कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करते जाएंगे। जब हम लघु काउंट करते हैं और गुरु की मात्राएं जो है बेटा काउंट करते हैं, तो कुछ जानकारी है इनसे संबंधित, लघु गुरु से संबंधी जानकारी। सभी बच्चे ध्यान देंगे जो पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा संबंधी, ये छंद से इसका वो नहीं आता कुछ ऐसे, स अदमे बे अदने और धी, संबंधी। तो इसको कौन सा शब्द कहेंगे हम? वैसे ही पूछ रही हूँ मैं आपसे। बताएगा कोई बच्चा मेरे को? इनको जो है हम संस्कृत के यानी कि प्राचीन शब्द मानते हैं। इनको हम संबंधी, मैंने अलग बनाया है आधा में, और न भी मैंने आधा बनाया है, क्योंकि ये जो है प्राचीन शब्दावली है एक तरीके से। जो अब चलता है वो हिंदी का मानक रूप में लिखे जाता है। मानक रूप यानी कि हम इसको लिखेंगे सम, ब और धी। याद आया? मैंने 9th में भी सिखाया था ये आपको, संबंधी। तो इस रूप को हम क्या कहेंगे? हिंदी का मानक रूप। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो ये कौन सा रूप है? यानी कि हिंदी का मानक रूप। और जो ऊपर मैंने लिखा है संबंधी, यानी कि ये प्राचीन रूप है हमारा। तो इसमें बेटा सबसे पहला आपका नियम है संयुक्त व्यंजन को जानते हैं? संयुक्त हाँ, संयुक्त व्यंजन से पूर्व, पहले, यानी कि संयुक्त व्यंजन से पूर्व यानी कि पहले संयुक्त व्यंजन से पूर्व लघु वर्ण क्या रहेगा? हमेशा, सर्वत्र क्या रहेगा? गुरु। सर्वत्र गुरु होगा। संयुक्त व्यंजन समझते हो? जैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसे का, मक्का, तो ये क्या है हमारे? यही होते हैं ना। तो इसमें क्या कहा? संयुक्त व्यंजन से पहले लघु, लघु यानी कि ये वाला, तो बाद में यानी कि सर्वत्र वर्ण, सर्वत्र हमेशा गुरु होगा। तो ये कौन सा आया? गुरु। नेक्स्ट दूसरा नियम, जहां संयुक्ताक्षर से पूर्व, से पहले, पहले लिखूं या पूर्व लिख दूं?
से पहले के अक्षर पर स्वराघात नहीं पड़ता, वहाँ वह वर्ण लघु ही रहता है। लघु यानी कि छोटा। वहाँ वह वर्ण लघु ही रहता है। जैसे यथा, जैसे यथा मतलब जैसे। स्वराघात समझ रहे हो? अनुनासिक स्वर बोलते हैं ना, हंसना, तो ये क्या है हमारा? ये स्वरघात है हमारा, स्वराघात। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हमारी यहाँ चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक अगर चिन्ह आता है तो क्या रहेगा? अभी तो बताया मैंने। फिर देखिए संयुक्त अक्षर, जहाँ संयुक्त अक्षर से पहले का अक्षर पर स्वराघात नहीं पड़ता वहाँ वह वर्ण लघु ही रहता है, यानी कि ये लघु ही रहेगा। समझ रहे हो ना? कई बार सोचते हैं कि इसमें अनुनासिक लगा दिया या अनुस्वार लगा दिया, यहाँ गुरु आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इतना गहराई नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, आराम से समझ आ रहा। यानी कि ये आगे चंदा बिंदु हमारा आ गया तो इसमें गुरु नहीं होगा हमारा। हमने वर्ण काउंट करना है और क्या काउंट करनी, यानी कि मात्रा। तो इसमें जैसे हंसना है तो इसमें लघु, बोलिए आगे कौन बोलेगा? लघु और गुरु। भूल गए क्या? लघु, लघु और गुरु। ये देखेंगे बच्चे जो आए हैं, ये है हमारी मात्राएं। जैसे मैंने बताया था लघु की हमारी संख्या कितनी मानी जाएगी? 1। और जो गुरु है यानी कि एस गुरु कहते हैं इसको हम, तो इसकी संख्या हम 2 काउंट करेंगे। तो यानी कि जहां हमारी मात्रा आएंगी वहां हम गुरु को काउंट करेंगे, और जहां मात्राएं नहीं होगी, सिंपल वर्ण होगा या अनुनासिक या धन्य में ऐसा कुछ भी आ जाए, जैसे संयुक्त अक्षर मैंने बताया था, तो उसमें हमारा क्या होगा? लघु ही काउंट किया जाएगा। तो यानी कि इसमें जो है ये क्या है हमारा? स्वराघात। यानी कि जब हम बोलते हैं इसको तो यानी कि चंदा बिंदी यानी कि अनुनासिक हमारे नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है, ये निकलती है ना, तो इसको जो है हम क्या लिखेंगे? यानी कि ये हमारा गुरु लघु ही रहेगा, ये गुरु नहीं बन जाएगा हमारा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड नियम जो है इसका हमारा, थर्ड नियम है यदि लघु वर्ण के बाद, यदि लघु किसको कहते हैं? छोटा। यदि लघु वर्ण के बाद पहली बार दिए ये नियम, आज तक नहीं दिए थे ऐसे, के बाद अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि जिसका चिन्ह होता है ये रंग ढंग के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं हम क्या? अनुस्वार। अनुस्वार या विसर्ग,
या विसर्ग। विसर्ग भी समझते हैं, जैसे प्रातः के बाद आता है, हाँ, तो ये विसर्ग हो तो लघु ही रहता है, हो तो लघु वर्ण ही रहता है। मैंने भी कल कुछ थोड़े से नियम बताए थे, ये ऐसे ही बताए थे, हाँ? ये मैंने आज देखा, इसमें पहली बार आया है ऐसा आपको समझाने के लिए, किसी हेल्प बुक या किसी इसमें ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जैसे मैं तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं, इनमें इनकी हम गणना नहीं करते हैं संयुक्त अक्षरों की। और इसमें क्या है, संयुक्त व्यंजन से पहले संयुक्त यानी कि इकट्ठा, जैसे मैंने कहा मक्का, संयुक्त व्यंजन से पहले लघु वर्ण, जैसे मैं, क्या हुआ हमारा लघु वर्ण, और सर्वत्र यानी कि गुरु होगा, लघु वर्ण सर्वत्र गुरु होगा। जैसे इसमें ये आया ना हमारा का, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और इससे आगे का जो हमारा शब्द होगा वो गुरु में काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारा, जहां संयुक्त अक्षर, संयुक्त इकट्ठा, संयुक्त होता है इकट्ठा, से पहले के अक्षर पर स्वराघात, यानी कि संयुक्त अक्षर से पहले, जैसे से, आधा से हो गई और वास्वा हो गया, और इससे पहले के अक्षर पे मान लिया अनुनासिक आ जाता, तो उसको हम लघु में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा कोई भी अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कोई भी इनमें से आए, या कोई भी वर्ण जो है हाफ आएगा, तो हम उसको कोई भी संख्या में काउंट नहीं करेंगे, ना लघु में और ना गुरु में। बस ये बात ध्यान रखनी है आपने हमेशा। जैसे आ, तो यानी कि छोटे वर्ण जो होते हैं, छोटी मात्राएं जो होती है वो लघु में काउंट करेंगे, याद रखना है आपने, और जो बड़ी मात्राएं होती है वो गुरु में काउंट होगी। तो ये थे छंद से संबंधी नियम की, छंदों की जब हम गणना करते हैं तो किस तरीके से हम उसकी गणना करेंगे। तो उसके जैसे इसमें बताया फोर्थ नियम, कभी कभी ए, आए तथा ओ, आओ का व्यवहार जो होता है, जब हम उनको व्यवहार यानी कि जब हम उनको काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो लघु वर्ण के रूप में भी होता है, और वहाँ उनका उच्चारण यानी कि अगर हमने लघु रूप में इसका लघु में किया तो इसका उच्चारण जो है ए और उ, ए और उ के रूप में भी होता है। इनकी जगह ये ए और उ भी इसमें जो है बन जाते हैं। ये कौन सी भाषा में होते हैं? ये अवधी भाषा में, अवधी और ब्रज में। जैसे कोई मात्रा है, कोई मात्रा लगेगी साधारण रूप में, अगर शुद्ध हिंदी में हम लगाएंगे बड़ी की लगती है, और अवधी और ब्रज भाषा में वो मात्रा कौन सी लगती है? छोटी ई की और छोटे ऊ की, समझ रहे हो ना। तो उसको जो है हम किस में काउंट करते हैं? यानी कि लघु वर्ण में ही काउंट करते हैं। अगर कोई शब्द किस में लिखा है? अवधी भाषा में या ब्रज भाषा में, और बड़े ऊ की मात्रा आ गई है, समझ रहे, तो वो किस में काउंट करेंगे? हम लघु में काउंट करेंगे, ना कि उसको हम गुरु में काउंट करेंगे। तो कई बार क्या होता है, जब हमारी मात्राएं कम ज़्यादा हो जाती है तो हमने क्या नियम पढ़ा? जो कि बड़े ऊ की मात्राएं होती है या औ की मात्रा होती है, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? गुरु में करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो यानी कि ये समझ जाना आपने कि अवधी भाषा और ब्रज भाषा यानी कि संस्कृत टाइप जैसे होती है ना, थोड़ा सा वो चेंज होती है, मात्राएं उल्टी आती हैं शुद्ध हिंदी से, यानी कि मात्राएं लगेगी बड़ी की और तो लगेगी उसमें छोटी की, तो लगेगी छोटे ऊ की तो उसमें लग जाएगी बड़े ऊ की। तो अवधी भाषा में थोड़ा ये चेंज है। तो ये हमने देखना है कि ये ब्रज भाषा का
और यह अवधी भाषा का शब्द है, तो मात्रा बड़े ऊ की और हमारी जो संख्या हम काउंट कर रहे हैं तो वो क्लियर नहीं हुई है, तो उसमें हम जो है समझेंगे कि अवधी भाषा का शब्द है। और यहाँ पर हम गुरु लगाना चाहते हैं, लेकिन लगेगा कौन सा? लघु। जैसे हम दोहे में कल काउंट कर रहे थे, कहीं एक मात्रा की गणना कम हो रही थी नहीं हो रही थी? तो ये चीज़ हमने देखना है। ये पहली बार ऐसा नियम बताए जा रहे हैं जिसके अनुसार आप इनको देख सकते हो। तो साथ के साथ इसका ना अध्ययन करोगे तो ये आपको आएंगे। आज मैंने कोई ऐसे विशेष आपको नहीं बताए, वही स्टार्टिंग से एक तरीके से दोहराई दी है कि छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने भेद हैं, और जैसे छंद के भेद बताए थे मैंने, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद किसे कहते हैं कि जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, उससे वर्णिक छंद। फिर आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट छंद यानी कि मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के कितने भेद हैं? मात्रिक छंद के जो हैं मैंने 2 भेद बताए हैं, दोहा और चौपाई। और दोहे को पहचानने के लिए हमें मात्रा की जो है गणना करनी आवश्यक है। गणना के बिना हम दोहे या चौपाई को नहीं पहचान सकते हैं। अगर हम मात्राओं की गणना ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो हम दोहे चौपाई को नहीं पहचान सकते हैं। और हमेशा आपने दोहे 2 याद रखने हैं, कबीर का या जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, दोहे छंद की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। अगर आपके पास उदाहरण होगा तो आप दे सकते हैं। दोहे के उदाहरण कबीर के या रहीम के आपको आने चाहिए दोहे। और चौपाई का मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीका, जो कि सभी बच्चों को उदाहरण आते होंगे। 4 लाइनें होती हैं उसकी, दोहे की 2 लाइनें होती हैं, लेकिन आज चौपाई का मैं नहीं बताऊंगी। कल की वीडियो में सभी बच्चे टाइम पर आइएगा तो मैं स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? तो आज के लिए जो है ये किसी भी क्लास के लिए जो छंद की जिसको आवश्यकता होगी तो वो इस वीडियो को देख सकता है। आज की वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी दोहराई करते हुए इसके कुछ खास नियम बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।